स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तारिक सिकंदर। हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेव्स स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला टॉपिक डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर जो है वो हम दो पर्संस के बिटवीन जो है वो लड़ाई देखेंगे। वो लड़ाई क्या होगी जी, एक तो है बंदा न्यूटन और दूसरा है बंदा लैप्लास। ओके है। अब न्यूटन ने क्या करना है, उसने अपनी असम्पशंस लेनी है, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है। उसके बाद नया बंदा आएगा कि लैप्लास ने जो है वो इसको गलत साबित करना है और इसको गलत साबित करके करेक्ट आंसर हमें दे देना है। ये सारी कहानी है और ये कहानी बड़ी मजेदार होने वाली है। आपका सिर्फ अपना फोकस रहिए बोर्ड के ऊपर। ओके है, चलिए स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखिए स्टूडेंट्स में पता है जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी ट्रैवल करती है, लेकिन जो टॉपिक है हमारा है एयर के लिए, ये आपने याद रखना है। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती है, जिसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता है। ये छोटी सी डायग्राम साइड पे बनाई है जहां हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता है। क्योंकि जो ट्रांसफर वेव्स होती है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होती है। ओके है। जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है लाइक साउंड वेव्स, मतलब मैं बोल रहा हूं साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो किस फॉर्म में होती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में। देखिए ना, मैं मतलब बोल रहा हूं साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मेरे मुंह के आगे एयर पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा, एयर पार्टिकल्स को प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं, ऐसे है कि नहीं। अब जब उन एयर पार्टिकल्स का प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, कंप्रेस होंगे एयर पार्टिकल्स। जहां पर एयर पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, करीब आ जाएंगे, डेंसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो कहलाएगा कंप्रेशन। और जहां पर हमारे पास एयर पार्टिकल्स दूर होंगे, प्रेशर कम होगा, डेंसिटी कम होगी, वो कहलाएगा रेयरफेक्शन। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन। अभी मैंने डिस्कस किया है साउंड ट्रेवल कर रहा है कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में। व्हाई साउंड एग्जांपल किसकी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। इसका क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं बोल रहा हूं, मैंने जो है वो साउंड प्रोड्यूस की है वो मेरे अंदर से जा चुकी है, निकल गई है, ठीक है। अब मेरे माउथ से साउंड प्रोड्यूस हो चुकी है वेव्स की फॉर्म में। वेव कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके है। अब वो जो साउंड में प्रोड्यूस हो चुकी है वो किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। मीडियम कौन सा, एयर। अब देखो ना, मैं बोल रहा हूं साउंड प्रोड्यूस होती जा रही है, बाहर एयर मौजूद है, एयर के अंदर साउंड क्या ट्रैवल करती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वो साउंड मेरे मुंह से प्रोड्यूस होती जा रही है, अब वो चले जा चुकी है मेरे मुंह से, अब मेरे मुंह से निकल चुकी है। वो साउंड किस पर डिपेंड करेगी, एयर के ऊपर, मतलब मीडियम के ऊपर। तो साउंड की जो वेवलेंथ होती है ना वो मीडियम पे डिपेंड करती है, मतलब एयर पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है मुझ पे, मतलब जो मैं सोर्स हूं, सोर्स का मतलब मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, साउंड की जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। मीडियम मींस जो एयर है बाहर। ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला लिखा हुआ है v इक्वल्स टू e ओवर अंडर रूट। v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, ये किसके इक्वल है, e ओवर अंडर रूट के। e क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की इलास्टिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी क्या होती है, देखिए एक एटम कितना अपने मेन पोजीशन से वाइब्रेट कर रहा है, एक एटम कितना वाइब्रेट कर रहा है, ये उसकी मीडियम की क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। अब देखें हमने बात की है एयर की। आपको पता है एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर होते हैं। जब एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम। डेंसिटी कम होगी तो एक दूसरे के साथ एटम्स का कोलिजन के चांसेस, टकराव के चांसेस भी क्या होते हैं, कम। जब टकराव के चांसेस कम होते हैं तो एटम्स की जो वाइब्रेशनल मोशन है वो क्या होती है, कम। और वाइब्रेशनल मोशन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इलास्टिसिटी का। इट मींस दैट जो हमारे पास एयर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर होंगे, उनका एक दूसरे के ऊपर जो रिस्पांस है वो कम होगा। रिस्पांस कम होगा तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होगी वो कम होगी, मींस इलास्टिसिटी कम होगी। जब इलास्टिसिटी कम होगी तो इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है,
v के साथ, इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में एटम्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, सॉलिड में एटम्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। तो जब करीब करीब होंगे तो उसका एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो वो क्या होगा जी, उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होगी मींस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और इलास्टिसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है v के साथ। इलास्टिसिटी सॉलिड्स के अंदर ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स के अंदर ज्यादा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यू आता है कि सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है और जो एयर हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड है, दोनों में स्पीड ऑफ साउंड किसमें ज्यादा आती है। चूंकि सॉलिड है, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा ट्रैवल जल्दी कर जाती है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, और जो एयर है, एयर की इलास्टिसिटी कम होती है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगी। यह आपने एमसीक्यू से याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। हवा के अंदर जो डेंसिटी होती है एटम्स की वो कम होती है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। ओके हो गया। और जो सॉलिड है उसमें जो डेंसिटी होती है एटम्स की वो ज्यादा होती है, इसलिए एटम्स करीब करीब होती है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, सॉलिड के अंदर ज्यादा होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो इलास्टिसिटी है, इसको इलास्टिक मॉडुलस का भी नाम दिया जाता है। इसकी जगह मैंने बी लिखा हुआ, बी मतलब बल्क मॉडुलस। अगर मैं बात करता सॉलिड्स के लिए स्पीड ऑफ साउंड के सॉलिड्स, तो यहाँ पर मैं यंग मॉडुलस प्रूव करता, वाई प्रूव करता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एयर के लिए। तो एयर के लिए अगर स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है तो इलास्टिक मॉडुलस कौन सा लेंगे, बल्क मॉडुलस। ये आपने याद रखना है। अब बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की। स्ट्रेस क्या है, चेंज प्रेशर है, स्ट्रेन क्या है, बल्क मॉडुलस के लिए डेल्टा v ओवर v है। ओके है। अब b की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, डेल्टा v ओवर t ओवर डेल्टा v ओवर v। ये देखिए b की रिप्लेसमेंट में मैंने क्या निकाल दिया, डेल्टा v ओवर रेशियो ऑफ डेल्टा v ओवर v। ओके हो गया। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आ गया। अब स्टूडेंट्स की कहानी जो है वो मजेदार होने वाली है, वो ये है कि अब न्यूटन की बारी है। न्यूटन ने हमें क्या कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन assumed that propagation of sound take place isothermally। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। न्यूटन ने हमें ये कहा था कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है, वेव प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस के थ्रू होती है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन हमारे माइंड में ना क्वेश्चन पैदा होता है कि जो साउंड है वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो कंप्रेशन रेफ्लेक्शन बनती है। कंप्रेशन में एटम्स पास पास, जहां कंप्रेशन होगा वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, जहां पर रिफ्लेक्शन होगा पार्टिकल्स दूर दूर होंगे एयर के, वहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो फिर यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे है। न्यूटन ने इसका आंसर ऐसे दिया था। स्टूडेंट्स, न्यूटन ने कहा था कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो ट्रैवल करती है, वो किस प्रोसेस के थ्रू करती है, आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इतना स्लो प्रोसेस होता है कि इसमें जो कंप्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर होता है और रिफ्लेक्शन के दौरान टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके हो गया। स्लो प्रोसेस का मतलब इतना अनफ टाइम होता है कि कंप्रेशन से टेम्परेचर निकलता है और रिफ्लेक्शन जो कूलिंग प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर ऐड हो जाता है। तो इस तरह ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट्स, हमें पता है आइसोथर्मल में प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बॉयल्स लॉ में की इक्वेशन क्या है, Pv = कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ओके है। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस किस लॉ पे बेस करता है, बॉयल्स लॉ पे बेस करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर बॉयल्स लॉ इक्वेशन लिखी है, ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर P और V का आपस में जो है वो इनवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि जब V वॉल्यूम दूसरे जगह डिवाइड होगा तो P और V का क्या होगा, रिलेशन इनवर्स होगा। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना, क्योंकि देखे ना मैं बोल रहा हूँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो मेरे आगे जो एयर पार्टिकल्स हैं उन पर भी हम प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने PV कैसे लगाया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो PV = कांस्टेंट है, जहां पर हमारे पास प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं। जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो मेरे मुंह के करीब एयर पार्टिकल्स होंगे, इसके ऊपर क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन। ओके है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर P की जगह मैंने क्या लिख दिया, P प्लस डेल्टा P, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा P चेंज इन प्रेशर, और V की जगह मैंने क्या लिख दिया, V माइनस डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा तो उसको मैं माइनस कर, ओके है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल P को इस ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। फिर मैं दूसरी बार क्या करूँगा, डेल्टा P को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, उनके बाद सबको जो है वो कैंसिल आउट या प्लस माइनस कर दूंगा। अब देखिए जरा, P के साथ है प्लस 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 P मल्टीप्लाई V PV, उसके बाद प्लस माइनस माइनस P डेल्टा V, उसके बाद प्लस 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 डेल्टा P V, उसके बाद प्लस माइनस माइनस डेल्टा P डेल्टा V, ओके है। अब यहाँ पर PV प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो PV माइनस PV 0 हो जाएगा आंसर, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। अब आते हैं लास्ट फैक्टर की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेंज है ना प्रेशर में, जो वॉल्यूम है वो बहुत ही माइनर आ रहा है। ये चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम इतना कम है कि जब दो कम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं उससे और कम हो जाता है, इसलिए हमने इस फैक्टर को क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास क्या वैल्यूज बची हैं, ये दोनों, ये माइनस P डेल्टा V माइनस का है, दूसरा में है क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये देखिए, ओके है। तो यहाँ बचेगा डेल्टा P और V। अब यहाँ पर जो डेल्टा V है मैंने दूसरा में आगे इसको कर दिया है डिवाइड, ओके है। क्या स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ये जो ऊपर जो है वो V है, नीचे जाके डेल्टा V के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ओके है। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड है V, उसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा P ओवर रो इनटू डेल्टा V ओवर V। क्यों, क्योंकि हमारे पास डेल्टा P ओवर V ओवर डेल्टा V किसके इक्वल आ रहा है, प्रेशर की, तो जहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V की जगह क्या पुट कर दूंगा, P प्रेशर, ये देखिए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, मतलब डेंसिटी आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, आपने याद रखना है प्रेशर के जो वैल्यूज होते हैं वो होते हैं 1.01 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके है। और इस तरह डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1293 kg पर मीटर क्यूब। अभी जब दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका रूट लेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 280 मीटर पर सेकंड। जबकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना स्पीड ऑफ साउंड की, वो हमारे पास है 332 मीटर पर सेकंड। तो कितना फर्क आ रहा है, 280 कहाँ पे है, 332 कहाँ पे है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो न्यूटन है, जो न्यूटन की असम्पशन है वो फेल हो गई थी। तो न्यूटन के बाद एक नया पर्सन जिसका नाम था लप्लास, लप्लास ने क्या किया, जस्ट एक करेक्शन ऐड की थी इसमें, और करेक्शन ऐड करके इसका फाइनल आंसर जो निकाला था वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल आ रहा था। तो उसके बाद लप्लास जो है वो करेक्ट साबित हुआ था। वो कैसे साबित हुआ है, वो करेक्शन फैक्टर क्या है, आइए जो है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, लप्लास ने क्या किया, उसने ये अज्यूम किया, इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड टेक प्लेस एडियाबैटिकली। न्यूटन ने कहा था जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके दौरान कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। लेकिन लप्लास ने ये कहा था कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है उसके दौरान आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा, जिसमें चेंज इन हीट क्या होती है, 0 होती है, ओके है। इसने कहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, मींस कि इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दौरान इतना टाइम ही नहीं होता कि हीट अपनी जगह से निकल सके, ओके है। तो टोटल हीट क्या रहेगी, 0, हीट में चेंज नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एडियाबैटिक इक्वेशन जो है वो मैंने लिख दी है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप देखें बॉयल्स लॉ में क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, लेकिन एडियाबैटिक इक्वेशन में क्या आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर एक फैक्टर आता है जिसको हम गैमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमा। अब गैमा क्या होता है स्टूडेंट्स, इस साइड में लिखा हुआ है, गैमा बराबर होता है CP ओवर CV। CP ओवर CV के इंशाल्लाह हम 11th चैप्टर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूँ, CP का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इनकी रेशियो ली जाए तो वो इक्वल आती है गैमा के, ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वही काम किया है जो हम न्यूटन ने किया था।
P की जगह P प्लस डेल्टा P, V की जगह V माइनस डेल्टा V, चूंकि V के ऊपर जो है पावर क्या है गैमा, तो यहाँ पर हमने फैक्टर कौन सा ले लिया गैमा। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करना है, स्टूडेंट्स इसके ऊपर की पावर आ गई गैमा, इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा यहाँ पर एक बायनॉमियल एक्सपेंशन मैंने लिखा हुआ है y माइनस एक्स की पावर n, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। वैसे तो ये बड़ा लेंथी मतलब कि जो है वो प्रोसेस है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में जो है ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसका ना शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स बायनॉमियल एक्सपेंशन होता है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n, आपने सिंपल क्या करना है, पावर n है ना उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको 1 माइनस एक्स बनाना पड़ेगा, v माइनस डेल्टा v को, ठीक है। इसको 1 माइनस एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, इस v की जगह तो 1 आना चाहिए, वो 1 कैसे आएगा। अच्छा मैथ का है ना एक रूल है, अगर यहाँ से मैं v उसकी तो पावर गैमा है, जब यहाँ से v कॉमन निकलेगा, v क्या निकलेगा कॉमन, जब कॉमन निकलेगा पावर गैमा भी तो आएगी ना इसके ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 1 और डेल्टा v के नीचे v की पावर v जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगेन सुने यहाँ पर है v माइनस डेल्टा v पावर गैमा, यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ 1 ताकि बायनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकूं। यहाँ से मैं v कॉमन लूंगा, अकेला v कॉमन नहीं आएगा, इसके ऊपर पावर जो गैमा है वो भी कॉमन आएगी। ओके है, यहाँ ले जाएगा 1 माइनस डेल्टा v और v इसके नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। देखिए आगे ना 1 माइनस x की फॉर्म में वैल्यूज। ओके है, अब देखिए v गैमा और ये v गैमा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे 1 माइनस x की पावर n को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो बायनॉमियल एक्सपेंशन का फाइनल आंसर आ गया था। अब यहाँ पर भी क्या करूंगा, गैमा है उसको सिर्फ क्या करूंगा डेल्टा v और v के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा बायनॉमियल एक्सपेंशन के क्रॉस। ओके है, अब सिंपल क्या करना, p को पहले दो ब्रैकेट्स में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर डेल्टा p को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यूज के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस p है, दूसरी तरफ प्लस p है, प्लस p उधर जाकर हो जाएगा माइनस p, ये होगा कैंसिल आउट। अगेन वही काम, डेल्टा p वेरी स्मॉल, डेल्टा v वेरी स्मॉल, जब बहुत स्मॉल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उतना छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, तो हम इस फैक्टर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वैल्यूज बच जाएगी। ओके है, यहाँ पर v गैमा डेल्टा v और v माइनस का दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, डेल्टा v ओवर v दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब एक चीज नोट करें, यहाँ पर डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v, डेल्टा p ओवर डेल्टा v और v किसके इक्वल आ रहा है, गैमा v के। ओके है, तो यहाँ पर डेल्टा p रो डेल्टा v और v की जगह क्या पुट कर देंगे, p गैमा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हम डेल्टा p ओवर डेल्टा v और v की जगह पे क्या पुट कर देंगे, p गैमा। तो यहाँ पर हमने p गैमा या गैमा p पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने सिंपल क्या करना, वैल्यूज पुट कर दी है। प्रेशर की वैल्यूज मैंने आपको पहले लिखवा दी थी, क्या थी प्रेशर की वैल्यू 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी की वैल्यू भी लिखवा दी थी, और गैमा की जो वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटल, वो गैमा की वैल्यू मैंने साथ लिख दी है, ये वाली 1.41। ये वैल्यू पुट करने मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्क्वायर रूट देना है, तो आप देखना कैलकुलेटर करके देखना, तो आपके पास आंसर आएगा 332 मीटर पर सेकंड। जबकि स्पीड ऑफ साउंड का एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज है वो भी यही आती है 332 मीटर पर सेकंड। तो किसका आंसर सेम आ रहा है स्पीड ऑफ साउंड से, लैप्लास का। इट मींस दैट लैप्लास का ये जो फार्मूला है ये करेक्ट था, लैप्लास यहाँ पर सही साबित हुआ था, न्यूटन जो है यहाँ पर फेल हो गया था। तो ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो बंदों की कहानी है, तो आपने इन दोनों में डिफरेंस रखना है, करेक्शन फैक्टर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।